हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के मनोविज्ञान विषय के विद्यार्थियों को आज मैं पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी। द्रव्य संबद्ध विकृतियाँ, उनके प्रकार। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स किसे कहते हैं। द्रव्य कहते हैं कोई भी नशीली चीज़ जैसे अल्कोहल, सिगरेट, धूम्रपान, निकोटीन, इस तरह के जो द्रव्य हैं जब व्यक्ति अधिक मात्रा में लेने लगता है तो उसके अंदर अनेक प्रकार के मानसिक विकृति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसको द्रव्य संबद्ध विकृतियाँ या सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर कहते हैं। सब्सटेंस रिलेटेड जो डिसऑर्डर है इसके कौन कौन से प्रकार हैं, आज मैं इस बारे में आपको बताऊंगी कि इसके अनेक प्रकार हैं। जैसे पहला है मद्यपानता या अल्कोहलिज्म। इसके अलावा नाइकोटाइन, सिगरेट, धूम्रपान से संबंधित विकृति। तीसरा है शमक, निद्राजनक और प्रशांतक संबद्ध विकृति। वैसे तो और भी इसमें द्रव्य संबद्ध विकृति हैं, जैसे उत्तेजक संबद्ध विकृति, भ्रमात्मक संबद्ध विकृति, लेकिन आपके जो कोर्स में है ये तीन ही हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको कराऊंगी मद्यपानता। मद्यपानता या अल्कोहलिज्म क्या है? ये एक ऐसी विकृति है जो सिर्फ पीने वाले व्यक्तियों को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि हत्या, बलात्कार, आत्महत्या, दुर्घटना के एक प्रमुख कारणों में इसको माना जाता है कि अल्कोहल का जो लोग प्रयोग करते हैं वो इस तरह की घटनाओं में भी लिप्त देखे गए हैं। मद्यपानता को कई लोगों ने वैज्ञानिक ढंग से भी परिभाषित करने की कोशिश की है। जैसे कार्सन और बुचर ने 1992 में कहा मद्यपानता के बारे में कि मद्यपानता एक ऐसी अवस्था है जिसमें अल्कोहल पर इतनी अधिक निर्भरता बढ़ जाती है कि इससे जिंदगी के समायोजन में बाधा पहुंचती है। मतलब मद्यपानता या अल्कोहलिज्म वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी भी अल्कोहल पर, किसी द्रव्य पर इतना अधिक, शराब जो होती है उस पर इतना निर्भर हो जाता है कि उसकी रोज़ाना की जो लाइफ है, उसका जो समायोजन है ज़िंदगी का, वो जो है वो प्रभावित होने लगता है। तो मद्यपानता किसे कहेंगे, इस बारे में अनेक लोगों ने परिभाषाएं दी हैं। मद्यपानता के लक्षण या अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? अगर हम देखें तो मद्यपानता की कई अवस्थाएं बताई गई हैं जिनका क्रमिक विकास होता है, धीरे धीरे विकसित होती हैं। अल्कोहल या मद्यपान के सामान्य प्रभाव के ऊपर बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं और वो ये बताते हैं कि अल्कोहल शारीरिक रूप से शमक के रूप में कार्य करता है। ये एक डिप्रेसेंट है, मतलब डिप्रेशन दूर करने वाला ही एक ये द्रव्य माना जाता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति में डर और तनाव का जो है वो कम हो जाता है। तो जब ऐसी स्थिति में व्यक्ति आता है, जब उसमें कोई डर, कोई तनाव होता है, तो वो अल्कोहल का सहारा लेता है। यद्यपि मद्यपानता के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास में कोई एक समान पैटर्न देखने को नहीं मिलता है, फिर भी कुछ सामान्य अवस्थाओं की पहचान की गई है कि मद्यपानता में कई अवस्थाएं होती हैं जिसमें मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं जो हैं वो प्रमुख हैं। पहली जो अवस्था है वो है लक्षणात्मक अवस्था। लक्षणात्मक अवस्था से मतलब है ये मद्यपानता की पहली अवस्था है और इस अवस्था में व्यक्ति पहल सामाजिक प्रचलन के अनुरूप खास मौक़ों पर मद्यपान करता है, जैसे पार्टी में या मित्रों के साथ। शराब पीने के फलस्वरूप वह अपने तनाव और भय को कुछ समय के लिए भूल जाता है
और उसे काल्पनिक आनंद मिलता है। इससे वो और अधिक पीना प्रारंभ कर देता है। प्रारंभ में वह मद्यपान का सहारा तनाव को कम करने के लिए कभी कभी लेता है, लेकिन धीरे धीरे तनाव की सहनशक्ति इतनी कम हो जाती है कि उसको बाध्य होकर मद्यपान करना पड़ता है। परिणाम यह होता है कि जहाँ व्यक्ति कभी कभी पीता था, अब वह लगातार प्रतिदिन पीने लगता है और इस नई आदत को बनने में कई महीने लग जाते हैं। तो ये सबसे प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है अल्कोहलिज्म की या मद्यपानता की, जिसको लक्षणात्मक अवस्था कहते हैं। दूसरी जो अवस्था है वो है प्रारंभिक अवस्था। मद्यपानता की दूसरी अवस्था है और इस अवस्था में पीने वाले व्यक्ति के व्यवहार में कुछ अलग से लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति शराब की मात्रा को बढ़ा देता है। व्यक्ति में स्मृति का ह्रास सामान्य रूप से देखा जाता है, मतलब वो कुछ चीज़ों को भूल जाता है, स्मृति कमज़ोर हो जाती है। इस अवस्था में चुराकर, छिपाकर शराब पीने की तीव्र इच्छा होती है। इतना ही नहीं, गट गट करके पी जाना, शराब पीने के प्रसंग से दूर हटना, दोष भाव, गिल्ट की फीलिंग, इस तरह के लक्षण इस अवस्था में देखने को मिलते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। तीसरी जो अवस्था है वो है संकटकालीन अवस्था। मद्यपानता की यह तीसरी अवस्था है और इस अवस्था में व्यक्ति के मदिरापान से नियंत्रण हट जाता है, मतलब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जब वह शराब पीना प्रारंभ करता है तो वह तब तक पीता जाता है जब तक कि उसकी चेतना बनी रहती है। इस अवस्था में मद्यपान करने वाले को शराब पीने की इतनी इच्छा प्रबल होती है कि उसे सामान्य सामाजिक नियमों का, समय का, परिस्थिति का भी कोई ध्यान नहीं रहता है और वह शराब पीने के पीछे दीवाना सा बना रहता है। फलस्वरूप कभी कभी उसे अपने व्यवसाय या अपनी नौकरी से भी वंचित होना पड़ता है। इससे उसे अपने परिवार के लोगों से कई बार लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ता है। शराबी का शारीरिक स्वास्थ्य भी काफ़ी गिर जाता है। वह अपने शराब पीने की आदत को बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से व्याख्या करता है और युक्तिपूर्ण दलीलें देकर उसको छुपाने की कोशिश करता है। मतलब वो ये बताना चाहता है कि वो इसलिए पीता है कि वो दुखी है, उसके पीछे ये कारण है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। इस अवस्था में शराबी में कई बार आक्रामक व्यवहार भी देखा गया है, अविवेकपूर्ण व्यवहार भी देखा गया है, पश्चाताप करते हुए भी शराबी को देखा जा सकता है। तो ये जो अवस्था है ये संकटकालीन अवस्था इसको कहा गया है। चौथी जो अवस्था है वो है चिरकालिक अवस्था, क्रॉनिक फेस। कि क्रॉनिक फेस उस समय आता है, मद्यपानता की ये चौथी अवस्था है जिसकी शुरुआत सुबह सुबह पीने की आदत से होती है और शराबी यह समझता है कि जब तक वह सुबह में नहीं पिएगा कोई भी काम वो प्रारंभ नहीं कर सकता। ये बहुत ही गंभीर स्थिति में आ जाता है। सचमुच में इस अवस्था में जो मद्यपान करने वाला, शराब पीने वाला जो व्यक्ति है, शराब को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मान लेता है और वो ये समझता है कि उसके बिना वो जी नहीं पाएगा। वो शराब पीने के लिए घर के सामान, यहाँ तक कि औरतों के गहने आदि भी चुपके से बेच डालता है। उसकी शारीरिक और आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वह किसी काम का नहीं रह जाता है। मानसिक विकृतियों के लक्षण उसमें विकसित हो जाते हैं, जैसे शारीरिक कंपन विकसित हो जाते हैं, कई बार दौरा भी पड़ जाता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके होते हैं। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बिल्कुल खराब हो जाती है। ऐसे लोगों से लोग मिलने से बचने लगते हैं। उनको शराबी और बहुत ही गिरा हुआ व्यक्ति समाज में माना जाने लगता है। ऐसे लोगों में अस्पष्ट भय और अधिक विकसित हो जाता है। तो
इस तरह से स्पष्ट है कि मद्यपानता की कई अवस्थाएं होती हैं जिनसे होकर इसका विकास होता है। जेलेनिक ने अपने अध्ययनों में ये बताया कि ये अवस्थाएं यद्यपि सामान्य होती हैं, फिर भी कुछ मद्यपान का सेवन करने में इस पैटर्न में या इस तरीके में थोड़ा बहुत लोगों में अंतर भी पाया जाता है। जैसे कुछ मद्यपान करने वाले लोग ऐसे होते हैं जिसमें स्मृति हास नहीं होता, और कुछ मद्यपान करने वाले लोग ऐसे होते हैं जिनमें प्रारंभ की अवस्थाओं में नहीं होता स्मृतिहास, लेकिन बाद की अवस्थाओं में स्मृतिहास देखा गया है। तो इस तरह से मद्यपान जो है वो उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, और धीरे धीरे ये विकसित होता है और फिर क्रोनिक स्टेज पर पहुंचकर इसकी व्यक्ति की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब हो जाती है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको मद्यपानता की अवस्थाओं के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मद्यपानता के कौन कौन से प्रकार हैं, मद्यपानता के कौन कौन से कारण हैं। इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि व्यक्ति मद्यपान क्यों करता है और वो क्यों इस अवस्था तक पहुंचता है कि उसमें मनोवैज्ञानिक लक्षण विकसित हो जाते हैं। तो मद्यपानता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आज मैं यहीं पर यह टॉपिक ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।